हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी अड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मैकेनिक्स मतलब यांत्रिकी के अंतर्गत आने वाला एक पोर्शन है काइनेमेटिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं गतिकी। इस पोर्शन में हम लोग कुछ टॉपिक्स को आज कवर करेंगे, जिनके मेन टॉपिक्स हैं गति मोशन, विराम मतलब रेस्ट, डिस्टेंस दूरी, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, स्पीड चाल, वेलोसिटी वेग, एक्सेलरेशन त्वरण। आज हम लोग इन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों मैकेनिक्स मतलब यांत्रिकी। भौतिक विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत पिंडों पर बल का प्रभाव व उससे उत्पन्न गति का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, मैकेनिक्स फिजिक्स का एक पार्ट होता है, फिजिक्स का एक सेक्शन है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स में जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट्स पर जो भी फोर्स लगता है, उस फोर्स की वजह से जो भी इफेक्ट आता है, जो मोशन क्रिएट होता है, उसका अध्ययन, उसके बारे में जिस भी ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं, वो ब्रांच फिजिक्स की कहलाती है मैकेनिक्स। गति के बारे में जानते हैं दोस्तों कि कोई पिंड दूसरे पिंड के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन करता है तो उसे गति माना जाता है। ऐसी वस्तुएं जिनमें समय परिवर्तन के साथ वस्तु की स्थिति परिवर्तन होता है, गति की अवस्था कही जाती है। मतलब दोस्तों कि यदि कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु के तुलना में, किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष अपने जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है, जो उसकी वर्तमान स्थिति है, अगर उसको चेंज कर रहा है। साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि कोई वस्तु अब समय के साथ साथ अपनी स्थान को छोड़कर कहीं जा रहा है, ठीक है ना, अपना जगह बदल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वह वस्तु गति की अवस्था में है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वह वस्तु स्थिर है, या कहा जा सकता है कि वह वस्तु विरामावस्था में है। तो विरामावस्था की आप डेफिनेशन दे सकते हैं कि जिस वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता, उसे स्थिर या विराम अवस्था कहा जाता है। जैसे दोस्तों, इस वक्त अगर आप बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बताइए कि आप गति में हैं या गति नहीं कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप बैठे हुए हैं तो हो सकता है कि आपका जवाब हो कि आप गति नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप अपने मोबाइल या आप अपने लैपटॉप, जिससे भी आप वीडियो देख रहे हैं, उसके सापेक्ष गति नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सूर्य के सापेक्ष देखें, सन के सापेक्ष, तो आप कंटिन्यू मूव कर रहे हैं, कंटिन्यू लगातार आप गति कर रहे हैं। तो जब तक हम किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष या समय के सापेक्ष बात नहीं करते, तब तक हम गति की अवस्था या विरामावस्था के बारे में नहीं कह सकते। दोस्तों, गति तीन प्रकार की होती है। पहला होता है स्थानांतरी गति, मतलब रेक्टिलिनियर मोशन, एक सीधी रेखा में मोशन। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसे स्थानांतरी गति कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों घूर्णन गति। इसमें आपकी वृत्तीय गति भी आ जाती है, मतलब कि जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष, किसी अक्ष के सापेक्ष, किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष अगर अपनी गति को बार बार दोहराए, ठीक है, उसके चारों तरफ वो बार बार घूमे, तो उस प्रकार की गति क्या कहलाती है, वृत्तीय गति या घूर्णन गति। जब कोई किसी पिंड के परितः घूमता है तो उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। कंपनी गति, जब कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करता है तो उसे कंपनिक गति कहते हैं। जैसे दोस्तों, आपने देखा होगा घड़ी का पेंडुलम अगर वो रुका हुआ है तो वो उसकी मीन पोजीशन होती है एकदम बीच में, ठीक है। तो उसको हम एक बिंदु मान लेते हैं। अगर उसको चला दिया जाए, ठीक है ना, पेंडुलम को, तो आप देख सकते हैं कि उस जो भी आपका मीन पोजीशन है, ठीक है ना, उसके दोनों तरफ वो थोड़ा सा गति करता है कि नहीं, टू एंड फ्रो, ठीक है, एक निश्चित बिंदु के इधर और उधर। तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है, कंपनिक गति। मैं सबका उदाहरण बता देता हूँ। स्थानांतरित गति दोस्तों, जैसे कि हम लोग चलते हैं, कार चलती है, ट्रेन चलती है, तो इस प्रकार की गति क्या होती है, स्थानांतरित गति। घूर्णन गति में जो आप ले लीजिए, घूर्णन गति तो दोस्तों जैसे कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, वो घूर्णन गति है। फैन चलता है, वो घूर्णन गति है। उसी में सर्कुलर मोशन अगर ले लीजिए, तो जो हमारी पृथ्वी है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, चक्कर लगा रही है, तो वो हो गई वृत्तीय गति। कंपनिक गति में दोस्तों आप पेंडुलम ले सकते हैं, घड़ी का लोलक ले सकते हैं, ठीक है,
तो इस प्रकार की जो गति होती है वो क्या होती है, कंपनिक गति। अब जानते हैं दोस्तों दूरी और विस्थापन के बारे में। तो दूरी क्या क्या होता है परिभाषा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में उसके मार्ग की लंबाई को वस्तु द्वारा तय की गई पथ को दूरी कहते हैं। मतलब अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है, जैसे आप कॉपी पे मार्क कर लीजिए 2 पॉइंट, ठीक है, मान लीजिए आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, तो आप कैसे जा सकते हैं, आप बहुत तरीकों से जा सकते हैं, ठीक है। कोई भी लाइन खींचकर उन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, ठीक ना। जरूरी तो है नहीं कि वो दोनों पॉइंट को मिलाने के लिए एकदम स्ट्रेट लाइन हो, आप कोई भी कर्व से मिला सकते हैं, कहीं से भी आप लाइन खींच के उसको मिला सकते हैं। तो जो भी दो लाइन आप मतलब कोई भी दो पॉइंट को मिलाने के लिए जो भी आप लाइन खींचते हैं तो वो हो गया हमारा पथ, ठीक है। तो जितना भी पथ हम लोग तय किए उसकी टोटल लेंथ जो होगी वही हमारा क्या होगा, दूरी होगा, ठीक है। और यह एक अदिश राशि होती है, इसमें किसी निश्चित दिशा की जरूरत नहीं होती। लेकिन विस्थापन क्या होता है दोस्तों, किसी वस्तु रेखीय मार्ग पर किसी गतिमान वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के अंतर को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। इसको बहुत ही आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों कि उन्हीं सभी दूरियों में से एक दूरी, सिर्फ और सिर्फ एक दूरी ऐसी होगी जो कि सबसे छोटी दूरी होगी, ठीक है ना। और क्योंकि वो एक निश्चित दिशा में होगी इसीलिए उसको एक सदिश राशि कहेंगे, और सबसे छोटी जो दूरी होगी वही कहलाएगी हमारी विस्थापन, ठीक है। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो सबसे न्यूनतम, सबसे मिनिमम जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं विस्थापन। दोनों का मात्रक होता है दोस्तों मीटर। चलिए अंतर कर लेते हैं, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। सबसे पहला अंतर तो यही है दोस्तों कि दूरी अदिश राशि है, इसमें किसी भी प्रकार की दिशा की जरूरत नहीं होती। और विस्थापन क्या है दोस्तों, ये एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होगी। यही बात दोस्तों सेकंड पॉइंट में है कि दूरी को केवल और सिर्फ परिमाण की जरूरत पड़ती है, विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है दोस्तों, मतलब अगर आप एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पे जाते हैं तो दूरी आपकी हमेशा और हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रखेगी। लेकिन विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। जैसे अगर आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गए तो आपको कुछ विस्थापन मिला, मान लीजिए 10 मीटर मिला, तो वो पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए आप जिस बिंदु से स्टार्ट किए कुछ दूर जाने के बाद वापस उस बिंदु पे आके और थोड़ा सा विपरीत दिशा में चले जाइए, तो कुल विस्थापन आपका क्या हुआ, प्रारंभिक और अंतिम लेंगे तो वो ऋणात्मक आ जाएगा, क्योंकि दूरी के वो जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है ना। और तीसरा है आपका शून्य। शून्य जैसे आप सर्कुलर पाथ ले लीजिए, आप एक बिंदु से शुरू कीजिए और वापस सर्कुलर पाथ पे घूमते हुए उसी बिंदु पे आ जाइए, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु जो दोनों होंगे वो सेम एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, तो दोनों के बीच में कोई भी न्यूनतम दूरी नहीं मिलेगी, तो मतलब न्यूनतम दूरी 0, तो विस्थापन शून्य भी हो सकता है। चौथा पॉइंट है दोस्तों कि यह वस्तु द्वारा तय किए गए मार्गों पर निर्भर करती है, और दूसरा कि यह वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं चाल के बारे में। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। दोस्तों आप नीचे चाल का फॉर्मूला देख सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है ना। तो समय t जो होता है उसकी वैल्यू 1 रख दीजिए, 1 सेकेंड, ठीक है। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जब समय 1 है, मतलब समय जब एकांक हो तो जितनी दूरी हम चलेंगे वही उसकी चाल, ठीक है ना। तो एकांक समय में जितनी दूरी हम लोग चले वही उसकी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी, ठीक है। और इसमें देखिए आप दूरी का प्रयोग कर रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा, एक अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूरी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक सेकंड, तो दूरी बटा समय मतलब मीटर प्रति सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसको एस से प्रदर्शित करते हैं। अब वेग के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों वेग की भी वही जो होता है डेफिनेशन सेम होती है, बस दूरी की जगह हम लोग क्या कर देते हैं, विस्थापन। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी अर्थात विस्थापन को उसका वेग कहते हैं, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, ठीक है। तो एकांक समय में जितना विस्थापन उसका उतना वेग, ठीक है। इसको v से प्रदर्शित करते हैं, और क्योंकि यहाँ पे हम लोग विस्थापन प्रयोग कर रहे हैं इसलिए ये क्या होगा, एक सदिश राशि होगी, और इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा। चलिए चाल और वेग में अंतर कर लेते हैं। पहला क्या अंतर है, पहला तो वही डेफिनेशन है दोस्तों कि किसी भी दिशा में एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाएगी, और किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में चली गई दूरी वेग कहलाएगी। अगर दिशा की बात कर रहे हैं
तो वेग, अगर दिशा की बात नहीं करेंगे तो चाल। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, चाल का वर्णन करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, लेकिन वेग का वर्णन करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है। इसीलिए चाल जो है वो अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। तीसरा देख लीजिए, चाल क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन वेग विस्थापन के वजह से धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ठीक है, चाल को तीर युक्त सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, वेग को एक तीर युक्त सरल रेखा द्वारा निरूपित किया जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा v के ऊपर हमेशा एक वेक्टर लगा होता है ना, तो इसका वो सिंबल होता है जिसके ऊपर हम वेक्टर लगाते हैं, उसका मतलब वो एक सदिश राशि है, और जिसके ऊपर नहीं लगाते वो एक अदिश राशि है। वेग और चाल के संबंध में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगा दोस्तों। पहला ये है कि किसी भी वस्तु का वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, लेकिन जो चाल होती है वो या तो धनात्मक होगा या तो शून्य होगा, लेकिन ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, एक सरल रेखा के अनुदिश वेग और चाल के मान एक ही होते हैं। मतलब अगर एक सीधी रेखा में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, तो चाल और वेग में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि जो जितना दूरी होगा उतना ही विस्थापन होगा। अगर एकदम स्ट्रेट लाइन पे चले तो जितना दूरी उतना ही विस्थापन, तो कोई भी फर्क चाल और वेग में नहीं आएगा। ठीक है, अगर चाल और वेग का अनुपात निकाला जाए तो अगर दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो अब तो 1 आएगा, लेकिन अगर दोनों बराबर नहीं है तो हमेशा 1 से चाल बटा वेग का जो भी मान आएगा वो 1 से हमेशा बड़ा आएगा। ठीक है, छोटा नहीं आएगा। वेग एक सदिश राशि होती है और चाल एक अदिश राशि होती है, और दोनों का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड, मतलब उसकी विमा हो जाएगी LT-1। ओके फ्रेंड्स, चलिए लास्ट टॉपिक है त्वरण। त्वरण क्या होता है, यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है तब उसकी गति त्वरित गति कहलाती है। वेग में यह परिवर्तन वेग के परिमाण में, दिशा में या दोनों हो सकता है। यदि वस्तु एक सरल रेखा में चल रही है तब उसके वेग के परिमाणों में ही परिवर्तन होता है। मतलब दोस्तों कि अगर वेग में परिवर्तन होगा तो वस्तु में त्वरण होगा। ठीक है, वेग परिवर्तित नहीं होगा तो वस्तु में किसी भी प्रकार का कोई त्वरण नहीं होगा। ठीक है, अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि मान लीजिए किसी वृत्तीय पथ पे आप गति कर रहे हैं और गति करते हुए आपका वेग हमेशा 10 मीटर पर सेकंड बना हुआ है, तो क्या आपके जो मोशन है, जो गति है, उसमें त्वरण होगा? सोच के बताइए दोस्तों। आपको लग रहा होगा कि क्योंकि वेग का मान तो बदल नहीं रहा, वो तो हर टाइम पे 10 है, तो इसमें त्वरण नहीं होगा। लेकिन दोस्तों आप ध्यान दीजिए कि वृत्तीय पथ पर गति करते हुए हर एक बिंदु पर आपकी दिशा बदल रही है, और वेग में हम लोग परिमाण के साथ साथ दिशा की भी बात करते हैं। तो अगर दिशा बदल रही है तो इसका मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है, उसके बस मान में परिवर्तन नहीं हो रहा। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन होने की वजह से त्वरण होगा। ठीक है, तो वेग के मान में परिवर्तन हो या दिशा में परिवर्तन हो या दोनों में हो, त्वरण उत्पन्न होगा। सेकंड पॉइंट है कि किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब समय के साथ अगर वेग का अनुपात ले लिया जाए, मतलब वेग बटे समय, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, त्वरण। अगर समय का मान 1 रख दें तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन। तो इसकी परिभाषा हम लोग क्या दे सकते हैं कि एकांक समय अंतराल में किसी वस्तु के वेग में जितना परिवर्तन होता है उसे उस वस्तु का उतना त्वरण होता है वहां पे। ठीक है, तो आई थिंक दोस्तों कि आपको इन टॉपिक्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब इसी तरीके से हम आगे की सीरीज भी आपके लिए अपलोड करते रहेंगे, आप उसको देखते रहिएगा।